हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। बिल्कुल ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर कॉमर्स के हर एक सब्जेक्ट की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आप 1 बाय 1 सारे रूल, सारे रेगुलेशन, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको यहाँ इस YouTube चैनल पर अपने घर बैठे मिलेंगे। मतलब आपकी अब पूरी ऑफलाइन या क्लासरूम पढ़ाई जो आपकी हसरत होती है कि हर एक टॉपिक आपको बताया जाए, आपकी पढ़ाई अब आपके अनुसार आपके घर बैठे मिलेगी। तो हुई ना सबसे दमदारी वाली बात। जो चाहते हैं पढ़ना आप, वो हम आपको बताएंगे। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारे थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट सब यहाँ अवेलेबल मिलेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, अपने सारे दोस्तों को भी जोड़िए, उनसे ये कहिए कि वो भी दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़ें और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार बनाएं। चलिए, ये तो हमने जान लिया, लेकिन आपको जब रेगुलर बेस पर क्लास चाहिए ना, तो आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा, आप ऑफलाइन क्लास लेते हैं, आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो आप क्या करते हो? आप मंथली बेस पर फीस जमा करते हो ना, बिल्कुल वैसा आप हमसे पेड क्लास लीजिए, जिसमें आप एक निश्चित शुल्क का भुगतान करेंगे। निश्चित शुल्क का भुगतान करके आपको रेगुलर क्लासेस, PDF, डाउट सेशन, पूरे एग्ज़ाम पेपर से क्वेरीज, ये सारी चीज़ें आपको सॉल्व करके दी जाएंगी। ठीक है, तो आपकी पूरी पढ़ाई एग्ज़ाम मोड में होगी। हमारे लिए हर एक चीज़ यूट्यूब पे पब्लिक कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जो हमसे पेड क्लास लेते हैं उनकी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, ज़्यादा समय दिया जाता है, सारे डाउट सेशन रखे जाते हैं। तो आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। आज हम आपके लिए बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक, प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा टफ है, स्टैटिस्टिक्स या जनरली कहा जाता है बिजनेस स्टैटिक्स। ठीक है, तो बिजनेस स्टैटिक्स की एक सबसे बेहतर श्रृंखला, एक बेहतर टॉपिक हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, आइए, हमारा आज का टॉपिक है समंकों का चित्रमय प्रदर्शन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ध्यान देना बेटा, क्या कोई भी सूचना अगर आंकड़ों में लिखी हो तो आप उसे याद रख पाते हैं क्या? कितना याद रख सकते हैं? 2, 4, 10 आंकड़े? कहने का तात्पर्य यह है कि जब कभी कोई सूचना या तथ्य जो दिए गए हैं वो आंकड़े में दिए गए हैं, तो वो हमारे लिए बोधगम्य या यूँ कह लीजिए उतनी ज़्यादा हमारे लिए याद रख पाना हमारे वश में नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हम अगर सांख्यिकी विज्ञान में हैं तो सांख्यिकी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण कार्य और जटिल कार्य है कि जो भी सूचना या आंकड़े मिलें उनको ऐसे आकर्षक ढंग से दिखाया जाए कि सामने वाला उनको बेहतर तरीके से समझ जाए। ध्यान देना, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अगर हम कोई भी सूचना या संदेश, जो कि यहाँ सांख्यिकी में सारी सूचना आंकड़ों में ही होती है, और जो आंकड़े होते हैं वो दिखने में नीरस होते हैं, उन्हें याद रख पाना उतनी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है। तो सांख्यिकी विज्ञान का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि आंकड़ों को कुछ ऐसे दिखाया जाए, इतने रोचक तरीक़ों से दिखाया जाए कि आपको वो दिखने में रोचक लगे, बेहतर लगे, प्यारे लगें और आप उनको याद भी रख पाइए। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, क्रिकेट मैच देखते हो ना, पूरे 50 ओवर का क्रिकेट मैच हो, तो जब 50 ओवर का क्रिकेट मैच होता है तो बीच में आपको एक चार्ट जैसा दिखाया जाता है। जब चार्ट जैसा दिखाया जाता है तो उसमें कुछ इमारतें जैसे बनी रहती हैं।
कि पहले ओवर में इतने रन तक पहुंच गए, दूसरे ओवर में इतने रन तक पहुंच गए, तीसरे ओवर में इतने रन तक पहुंचे। आप वो इमारत देखकर ही पूरे 50 ओवर की चीज़ें समझ जाते हो बस एक पेज में। लेकिन वहीं 50 ओवर के केवल रन लिख दिए जाए, पहले ओवर में इतना रन बना, दूसरे ओवर में इतना रन बना, तीसरे ओवर में इतना रन बना, आप कतई नहीं याद रख पाइएगा। ठीक, लेकिन वही चीज़ आपको एक चित्र के रूप में सामने ला दी गई तो आपकी याद करने की क्षमता या उसको समझने की क्षमता आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सांख्यिकी विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण एवं जटिल कार्य होता है समंकों का वर्गीकरण एवं सारणीयन, क्लासिफिकेशन। समंकों का क्लासिफिकेशन एवं सारणीयन सबसे महत्वपूर्ण एवं जटिल कार्य है कि समंकों को सारणीयन और वर्गीकरण करके कैसे व्यवस्थित रूप से रखा जाए, इससे ये समंक देखने में सुंदर एवं समझने में सरल हो जाए। ध्यान देना, मैंने क्या कहा, सांख्यिकी विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि समंकों को कैसे व्यवस्थित किया जाए, वर्गीकृत किया जाए कि वो देखने में अत्यंत सुंदर और आसान बन जाएं। इसके लिए बहुत ज़्यादा, जब ये बहुत ज़्यादा बड़े समंक हो जाएंगे, मतलब सूचनाएं जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो जटिलता बढ़ती जाती है, फिर उनके याद कर पाने की हमारी क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। तो उसके लिए तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल की गई। कुछ ने उसको टेबल के ज़रिए दिखाना चाहा, कुछ जगहों पर उसको एक सर्कल में दिखाना चाहते हैं, कुछ जगहों में एक आपने जैसे क्राफ्ट पेपर पे दिखाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें ही क्या कहलाती हैं, समंकों का चित्रमय प्रदर्शन। ठीक है, पूरी चीज़ जान गए? श्योर? फिर से नहीं बताना पड़ेगा, फिर से सुन लीजिए। मैंने आपसे ये कहा कि हम आपके लिए, हम थोड़े अजीब किस्म के प्राणी हैं, हम आपको उतनी बार बताएंगे कि आप ये सोचोगे नहीं सर अब बस। लेकिन आज बेटा ये चीज़ें याद हैं, एग्ज़ाम 4 महीने बाद होगा, उस दिन तक याद रहे, ये मायने रखता है। और मैं तो लाइफ लॉन्ग की बात करता हूँ, मैं पढ़ाऊँगा आपको जीवन पर्यंत याद रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने ये कहा कि हम सांख्यिकी से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आए हैं, पूरा एक लेसन आप कह लीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है, एग्ज़ाम में आता है, लेकिन ये थोड़ा हमारी नज़रों से दूर रह जाता है। लेकिन हम हैं, आप हैं, तो कोई चीज़ हमारी नज़रों से दूर नहीं होगी। तो हम आज आपके लिए लेके आए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, यहाँ ये कहा गया कि सांख्यिकी में आंकड़े होते हैं, आंकड़े डिजिट में होते हैं, संख्या में होते हैं। जब आंकड़े संख्या में होंगे तो उनको याद रख पाना उतनी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है, हम भूलते हैं। तो सांख्यिकी विज्ञान का, जैसे आपने सारणीयन पढ़ा था ना, सारणीयन में ही था व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी, वो समंकों का सारणीयन कहलाता है। तो मैंने ये कहा था कि आप कितने भी रिजल्ट आ जाएं, जैसे सारी सूचना एक साथ आ जाए, तो आप उनको व्यक्तिगत श्रेणी में आप दिखा सकते हो, सारी सूचना को जैसी वो है वैसे आपको दिखाना पड़ता है। लेकिन वो तभी आप कर सकते हो जब तक कि वो आंकड़े कम हों, 4, 6, 10 आंकड़े तक हैं तब तो व्यक्तिगत श्रेणी ठीक है। लेकिन फिर आपने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे पदों की रिपीट होना शुरू हो जाए, मतलब वही पद बार बार आने शुरू हो जाए, तो आप किस श्रेणी का सहायता लेते थे, खंडित श्रेणी का, डिस्क्रीट सीरीज का, कि यह पद इतनी बार आया, ये पद इतनी बार आया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया था ना, आपको याद होगा कि मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 6, 8, 10, इसको लिखना है। आपने सबको लिख दिया, ये व्यक्तिगत श्रेणी है। लेकिन यही चीज़ अगर ऐसे होती चली जाए, 2, 2, 2, अब इतनी बार ऐसे ऐसे रिपीट होता चला जाए, ठीक, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, तब आप क्या करिएगा, ये चीज़ें जब निकल के आ गई, तब उस जगह पे आपको क्या करना होगा, बार बार ये रिपीट हो रहा है तो आप इनको पद और आवृत्ति के रूप में लेके आ जाते हो। तो आप वहाँ ये कहते हो 2, 1, 2, 3, 4, 4 बार आया, तो 2 की बारंबारता आपने क्या बता दी, 4, 4 के लिए 3, 3, 6, 4 6 बार आया, 6 के लिए 6 5 बार आया, 7 के लिए 7 3 बार आया, 8 के लिए 8 2 बार आया।
ये सारणीयन था। मतलब आप सूचना या समंकों को कैसे कैसे व्यवस्थित कर दें कि वो बोधगम्य हो जाएं, वो आसानी से तैयार हो सके। तो मैंने ये कहा था जब कभी सूचना कम हो तो जितनी सूचना होती है हम उतनी उनको लिख देते हैं, आसानी से लिख देते हैं, याद रख पाते हैं, और वो व्यक्तिगत श्रेणी कहलाता है। लेकिन जब कभी ऐसा हो जाए कि सूचना या समंक बहुत बढ़ जाए और उनमें से सारी सूचनाएं आपस में रिपीट भी हो रही हों, तब हम किस श्रेणी का सहायता लेते हैं? खंडित श्रेणी का। तो वहाँ लिखते हैं पद बारंबारता। बारंबारता का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी की। यह पद इतनी बार आया, ठीक है, वैसे हमने हल किया। लेकिन जब कभी ऐसा हो कि पद रिपीट ना हो, नियरेस्ट हो, जैसे एक ग्रुप बना दिया जाए, तो जब एक ग्रुप बना दिया जाएगा जैसे 0 से 10, तो इसका मतलब यह है कि 0 से ज़्यादा है लेकिन 10 से कम। 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, सब इसी में आ जाएंगे। तो एक ग्रुप बना दिया जाता है, उस ग्रुप में उनको डाल दिया जाता है। फिर 10 से 20 ऐसे बना दिया जाए, 20 से 30 बना दिया जाए, 30 से 40 बना दिया जाए, और इनकी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी जाती है। मान लीजिए यहाँ लिखा 5, तो 0 से बड़े और 10 से छोटे 5 संख्याएँ हैं, कोई 5 लोग हैं जो 0 से ज़्यादा हैं और 10 से कम। ऐसे ही बनाते हुए हम चले जाते हैं। ध्यान देना, पूरे विश्व का रिजल्ट मात्र 10 लाइन में यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। पूरे विश्व का रिजल्ट ये समंकों का सारणीयन कहलाता है, ठीक है। मतलब आप सोचिए, वही पूरे विश्व का रिजल्ट अगर इससे रखा जाए तो, व्यक्तिगत श्रेणी में रखा जाए तो नॉट पॉसिबल, खंडित में भी रखा जाए तो थोड़ी दिक्कत बढ़ जाएगी, और सतत श्रेणी में रखा जाए तो आसानी से आ जाएगा। ये आंकड़ों को दिखाने की पावर है। तो सांख्यिकी विज्ञान का सबसे प्रमुख और सबसे जटिल कार्य होता है समंकों का वर्गीकरण एवं सारणीयन। कि जो आंकड़े हैं, डेटा हैं, उनको कैसे दिखाया जाए कि सामने वाले व्यक्ति को वो याद रह सके। तो इसके लिए क्या होता है, चूँकि ये आंकड़े संख्या के रूप में होते हैं, नीरस होते हैं, याद रख पाना उतना पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे ये विकल्प बनाएगा, क्यों ना इनको रोचक बनाया जाए, तरह तरह के रंगों का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। जब तरह तरह के रंगों का इस्तेमाल, जैसे आप मौसम समाचार पढ़ते हो ना, सुनते हो, तो जब मौसम के समाचार देखते हो, देखिए पूरे भारत का नक्शा बनाते हैं, उसमें कहाँ कहाँ बारिश हो रही है वो दिखाते हैं, कितने परसेंटेज तक होने वाली है वो चीज़ें लिख के आते हैं, और सबके कलर 22 कलर दिखाते हैं, वो मानचित्र भी इसमें आता है। आपको मैंने अभी बताया क्रिकेट मैच का, 50 ओवर के क्रिकेट मैच का पूरा एक ग्राफ आपको दिखा दिया जाएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये वहाँ भी पावर प्ले के अलग दिखाए जाते हैं, मिडिल ओवर के अलग दिखाए जाते हैं, डेथ ओवर के अलग दिखाए जाते हैं, सबके लिए विभिन्न कलर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आप उनको अलग भी कर लेते हैं, ठीक। तो कहा यह गया कि एक सामान्य व्यक्ति नीरस एवं जटिल समंकों में कोई रुचि नहीं रखता। जब एक सामान्य व्यक्ति नीरस एवं जटिल समंकों में कोई रुचि नहीं रखता, तो हम उसको कैसे ये चीज़ें बेहतर तरीके से करें कि उसको समझ में आए। तो सांख्यिकी विज्ञान का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सारणीयन और वर्गीकरण। इसके लिए व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाए कि इससे ये समंक देखने में सुंदर हो जाएं, सरल हो जाएं। परंतु ज़्यादा जब बड़े समंक हो जाते हैं तो इनकी बोधगम्यता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उस जगह पे हम चित्रों की सहायता से इनको दिखाएंगे। किसकी सहायता से? चित्रों की सहायता से जब इनको दिखाएंगे तो वही समंकों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। हालांकि ये दो तरीके से भी दिखाए जाते हैं। उसके लिए समंक साधारण एवं बोधगम्य हो जाएंगे। क्यों? तब उसके लिए दो तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। एक समंकों का चित्रमय प्रदर्शन होता है, एक समंकों का बिंदुरेखीय प्रदर्शन होता है। ठीक है, ध्यान देना बेटा। जब समंक या सूचना कह लीजिए, आंकड़े कह लीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो जटिल हो जाते हैं, नीरस हो जाते हैं, और उस दशा में उनकी बोधगम्यता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
तो सांख्यिकी विज्ञान में ये किया जाता है कि हम कुछ ऐसी तकनीक इस्तेमाल करें कि ये समंक दिखने में आकर्षक हो जाएं और इनकी बोधगम्यता बढ़ जाए। उस दशा में समंकों के लिए ये उपाय अपनाया गया कि हम इनको चित्रों, ज्यामितीय चित्रों की सहायता से दिखाएंगे। तो जब इनको ज्यामितीय चित्रों की सहायता से विभिन्न रंगों के माध्यम से एक सर्कल में, एक आयत बना के, एक बहुदंड बना के अगर प्रदर्शित किया जाता है दंड चित्र के द्वारा, तब इनकी बोधगम्यता बढ़ जाती है। ठीक, इन्हें ही समंकों का चित्रमय प्रदर्शन कहते हैं। एक तो ये होते हैं, एक इनमें बिंदुरेखीय प्रदर्शन भी होता है, वो अलग लेशन में है। ठीक है, तो मतलब जब कभी आंकड़े बहुत नीरस, बहुत जटिल हो जाएं, तो सांख्यिकी विज्ञान द्वारा उन आंकड़ों को ज्यामितीय आकृतियों में दिखाया जाता है। जब उनको ज्यामितीय आकृतियों में दिखाया जाएगा तो वो दिखने में आकर्षक, सुंदर हो जाएंगे और उनकी बोधगम्यता भी बढ़ जाएगी। तो जब कभी किसी आंकड़े या सूचना को ज्यामितीय आकृतियों के जरिए दिखाया जाए तो वही समंकों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। ये ज्यामितीय आकृतियाँ आयत चित्र, मानचित्र, दंड चित्र आदि के जरिए दिखाई जा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं समंकों का चित्रमय प्रदर्शन। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जब सांख्यिकी से संबंधित जटिल समंकों को, सूचनाओं को, आंकड़ों को ज्यामितीय चित्रों के माध्यम से दिखाया जाए, विभिन्न आकर्षक चित्रों के माध्यम से दिखाया जाए, विभिन्न रंगों के माध्यम से उनको दिखाया जाए, तो वो चीज़ें क्या कहलाएंगी? समंकों का चित्रमय प्रदर्शन। इससे आंकड़े सरल और बोधगम्य बन जाते हैं और उनकी याद रखने की क्षमता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, दिखने में आकर्षक हो जाते हैं। ठीक है, इसके कई बेनिफिट दिए गए हैं। जैसे समंकों के चित्रमय प्रदर्शन के फायदे क्या हैं? तो समंकों के चित्रमय प्रदर्शन के फायदों में ये कहा गया है कि समंक सरल एवं स्पष्ट प्रस्तुतिकरण हो सकते हैं इनसे। अगर हमें इनका प्रेजेंटेशन करना है तो हम सिंपल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं और क्लियर प्रेजेंटेशन होता है, सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसे ही आकर्षक एवं प्रभावशाली, ये इफेक्टेड भी होते हैं और दिखने में सुंदर भी होते हैं। ठीक है, ये आकर्षक होंगे, अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव भी होंगे। फिर उसके बाद तुलना करने में सहायक, जैसे एक साथ दो आंकड़े दिए हों, तो जब एक साथ दो कंपनियों की आपको सूचना बनी हो, दोनों के फिगर आपको अलग अलग दिख जाए। जैसे जब मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, तो जब क्रिकेट मैच होता है देखिए एक केचुआ टाइप में आगे बढ़ाते हैं, तो वो क्या होता है? एक ग्राफ पेपर पे एक रेखा आगे बढ़ती रहती है, उनके स्कोर बोर्ड को दिखाती रहती है, और जो दूसरी पारी शुरू होती है तो वो भी उनका स्कोर बोर्ड दिखाती रहती है। तो वो रेखा, जब दूसरी वाली रेखा उनके ऊपर पहुंच जाती है तो आप कहते हो हाँ यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा अच्छा खेला है, यहाँ पर ज़्यादा बना, यहाँ पे कम रन बना। तो वो कंपेरिजन होता रहता है। आप 50 ओवर के उनके आंकड़े लिखो, 50 ओवर के इनके आंकड़े लिखो, कभी भी आप कंपेरिजन नहीं कर पाइएगा, तो वो चीज़ें आपको कठिन बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ ये प्रयास किया जाता है कि ये दिखने में आकर्षक हो, प्रभावी हो, तुलना करने में भी सहायक हो जाएंगे, समझने एवं निष्कर्ष निकालने में भी सहायक हो जाते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़े विशेष ज्ञान और अनुभव की भी आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए कोई विशेष ज्ञान व अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। इससे श्रम व समय की बचत होती है। कन्फर्म, इससे श्रम व समय की बचत भी होती है। और याद रहे, ये सूचना के साथ मनोरंजन भी देते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये तो हमारे समंकों के चित्रमय प्रदर्शन के लाभ थे। हमने आपको समंकों के चित्रमय प्रदर्शन के लाभ बता दिए। लाभ में आपने जान लिया कि समंकों का सरल एवं स्पष्ट प्रस्तुतिकरण हो जाता है, सिंपल हो जाएंगे, इनको आसानी से हम दिखा भी सकते हैं। फिर आपने ये जान लिया ये अट्रैक्टिव भी होंगे, इफेक्टिव भी होंगे, सामने वाले को दिखने में आकर्षक भी लगेंगे और उसके मस्तिष्क पर एक छाप भी छोड़ेंगे। फिर आपने ये जान लिया इससे हम कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। दो पारी का मैंने बता दिया, क्रिकेट मैच क्या कंपैरिजन, ऐसे ही आप दो कंपनी का, दो बल्लेबाज का, किसी की भी आप तुलना कर सकते हो। फिर आगे समझने एवं निष्कर्ष निकालने में आसान होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके लिए हमें किसी विशेष ज्ञान या अनुभव की भी आवश्यकता नहीं होती और इनका हर जगह यूज़ किया जाता है। यूनिवर्सल यूज़ है। यूनिवर्सल यूज़ का मतलब क्या है कि ये हर जगह मल्टीपर्पज़ है, सब कोई इनका यूज़ करता ही रहता है और ये सूचना के साथ मनोरंजन भी देते हैं।
ठीक है, चलिए ये आपने जान लिया। लेकिन 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 अब कुछ इनकी सीमाएं भी, लिमिटेशन भी हैं, वो सब आप बुक में पढ़ेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इनके लिए उचित मापदंड या चित्र बनाने के लिए सामान्य नियम क्या होंगे? चित्र बनाने के लिए सामान्य नियम क्या होंगे? पहले तो उचित मापदंड लिया जाएगा, एक स्केल निर्धारित करते हैं कि हमने इस मापदंड के आधार पर चित्र बनाया। जैसे आप वहाँ देखिए, जब क्रिकेट मैच वाला ही उदाहरण लेते हैं, उन्होंने 50 खाने बना देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 50, और 50 रेखाएं वो ऊपर ले जाएंगे एक बॉक्स जैसा। तो जब 50 ले जाएंगे तो उससे वो पूरे 50 ओवर का निष्कर्ष निकल के आ जाता है, किस ओवर में कितने रन बने। ठीक है, तो वो उचित मापदंड होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा कितनी दूरी पर आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि दूरी भी बराबर होनी चाहिए, और वो जो बीच में इमारतें की जाती हैं उन्हें दंड बोलते हैं, उन दंड की मोटाई क्या होगी, लंबाई क्या होगी, ये चीज़ें भी बताई जाएगी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मापदंड पे निर्धारित होते हैं। उनका उचित आकार क्या होगा? तो उचित आकार यहाँ पे कहा गया है 1:1। लुट्ज ने कहा था, लुट्ज ने कहा था 1:1 होना चाहिए, लेकिन मेरा अपना मानना है ये 3:2 होता है। मेरा अपना मानना है कितने होने चाहिए? 3:2। मतलब ऊपर वाली रेखा 3, नीचे वाली रेखा 2, 3:2 होनी चाहिए। या कहीं कहीं ये कहा जाता है कि 3:3 भी कह सकते हो, मतलब फिर वही चीज़ 1:1 आ गई कि अगर यहाँ पे आपने 2 इंच खींचा तो यहाँ भी 2 इंच खींचिएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ 10 सेंटीमीटर खींचा है तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर खींचेगा, तो वो 1:1 होगा। ये लुट्ज का कथन है। फिर आगे आ जाते हैं पहचान हेतु संकेत हमें भी दिखाने पड़ते हैं कि हमने किसको क्या माना है, साइड में आपको संकेत दिखाना पड़ता है। फिर शीर्षक भी बना देते हैं, हमने इनके लिए एक उचित हेड बताना होता है, हेडिंग देनी होती है कि हाँ हमने इनके लिए शीर्षक क्या माना है, जो इनको स्पष्ट रूप से क्लैरिफाइड कर सके, वैसा शीर्षक होना चाहिए। मैंने क्या क्या बताया? एक उचित मापदंड होना चाहिए, मतलब एक स्केल निर्धारित करेंगे। ठीक है, एक स्केल निर्धारित करने के बाद इनको एक उचित आकार दिया जाएगा। उचित आकार क्या मतलब? इसमें x और y अक्ष के लिए उचित आकार यहाँ लुट्ज ने कहा है कि 1:1 के बराबर चित्र बनना चाहिए। ये पहचान हेतु संकेत दिए जाते हैं, तरह तरह के इनको संकेतों के जरिए बताया जाएगा। ठीक है, फिर शीर्षक बना दिया जाता है, और श्रमांकों के स्रोत एवं टिप्पणी भी कर सकते हैं, और ये स्वच्छ बनने चाहिए। ठीक है, इनमें पूरी शुद्धता भी होनी चाहिए। चलिए वो सब तो ठीक है, मेन चीज़ हम आते हैं मेन टॉपिक पे, चित्रों के प्रकार जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, ये तो 2 नंबर की चीज़ थी, समंकों का चित्र में प्रदर्शन। बहुत रेयर होगा कि ये 10 नंबर में आ जाए। हाँ, लेकिन जो चित्र के प्रकार हैं ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और पिछले साल तो इसके कई क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आइए समंकों का चित्र में प्रदर्शन। तो यहाँ पे आते हैं चित्रों के प्रकार। चित्रों के प्रकार, ठीक, तो चित्रों के प्रकार अब एक एक मैं बता रहा हूँ, इसमें एक एक में कई आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले एक विमा वाले, कितने वाले? एक विमा वाले, एक विमा वाले चित्र। एक विमा, अच्छा एक विमा क्या कहते हैं इनको? क्यों? क्योंकि इनका एक विस्तार होता है। इनका कितना विस्तार होता है? एक विस्तार होता है। ठीक, तो चित्र आपको मिला एक विमा या एक विस्तार वाले चित्र। ठीक है, और फिर एक होते हैं द्विविमा या द्विविस्तार वाले चित्र। द्विविमा या द्विविस्तार वाले चित्र, द्विविमा या द्विविस्तार वाले चित्र। ठीक, तो एक हो गया एक विमा या एक विस्तार वाले चित्र, एक हो गया द्विविमा या द्विविस्तार वाले चित्र, और एक होता है त्रिविमा या 3 विस्तार वाले चित्र। त्रिविमा या 3 विस्तार वाले चित्र, त्रिविमा या 3 विस्तार वाले चित्र, त्रिविमा या 3 विस्तार वाले चित्र। 3 हो गए,
चौथा मानचित्र, चौथा क्या होता है? मानचित्र। 4 हो गए। और 5वां होता है चित्रलेख, लेकिन इसका बहुत कम यूज होगा, केवल और केवल आपको कितने का यूज होगा? इन्हीं 4 का। उसमें भी आपको इसका ज़्यादा मिलेगा, तो आप एक तरफ से जानते रहिए। चित्र के प्रकार, तो चित्र के प्रकार कितने हो गए? एक विमा वाले, मतलब 1 डायमेंशनल इनको कहा जाता है। एक विमा वाले, तो एक विमा का मतलब 1 डायमेंशनल, इनको एक दिशा या एक विस्तार इनका रखा जाएगा। द्विविमा या द्विविस्तार, इनका कितना विस्तार दिखाना होगा? 2 विस्तार दिखाना होगा। त्रिविमा या 3 विस्तार वाले। और मानचित्र और चित्रलेख, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन इस एक विमा वाले में आपको कई पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? कई पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले तो इसमें होता है रेखा चित्र। सबसे पहले इसमें क्या आता है? रेखा चित्र। एक विमा वाले में आता है रेखा चित्र। दंड चित्र, ध्यान देना क्या क्या आता है? दंड चित्र, रेखा चित्र आता है, दंड चित्र, रेखा चित्र लाइन डायग्राम, दंड चित्र बार डायग्राम। ठीक है, दंड चित्र। अब दंड चित्र में 2 होते हैं, एक सरल होते हैं, ठीक है, और एक बहुदंड होते हैं। सरल का नॉर्मली क्या होता है कि एक, ठीक है ना, तो एक दंड चित्र होता है, एक बहुदंड चित्र होता है। दंड चित्र और एक कह लीजिए बहुदंड चित्र होता है। कौन सा होता है? बहुदंड चित्र, बहुदंड चित्र। फिर इसी में आगे आप चलेंगे द्विविमा या द्विविस्तार वाले, तो खैर उसको हमने यहाँ पे दिखा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुदंड चित्र। बहुदंड चित्र के बाद इसी में आपको मिलेगा द्विदिशा, 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 ठीक। और इसी में आगे आपको मिलेगा स्तूप चित्र। कौन सा मिलेगा? स्तूप। और इसी में आपको आगे मिल जाएगा स्तूप चित्र के बाद अंतर्विभक्त, अंतर्विभक्त, अंतर्विभक्त चित्र। ठीक है, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो प्रतिशत चित्र भी होते हैं, प्रतिशत आयत चित्र होते हैं, ये चीज़ें भी आपको इम्पोर्टेंट होंगी। जो त्रिविमा या 3 विस्तार वाले होते हैं, यहाँ पे क्या मिलता है? गोलाकार होगा, घनाकार होगा या बेलनाकार होगा। इसके जो चित्र होंगे वो कैसे होंगे? गोलाकार होंगे, घनाकार होंगे, बेलनाकार होंगे। वो त्रिविमा या 3 विस्तार वाले चित्र होते हैं। ठीक है, लेकिन जो द्विविमा या द्विविस्तार वाले चित्र होते हैं वहाँ पे आयत चित्र, आयत चित्र, आयत चित्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ भी वर्ग चित्र होता है, आयत चित्र, वर्ग चित्र, ये कहा जाता है, वर्ग चित्र कहा जाता है। ऐसे ही और आपको मिल जाते हैं आयत चित्र, वर्ग चित्र, और खटभुज वगैरह भी इसी में कह दिया जाता है। ठीक है, वो इसमें आ जाते हैं द्विविमा या द्विविस्तार वाले। और अंतर्विभक्त यहाँ भी आता है, अंतर्विभक्त यहाँ भी आता है द्विविमा या द्विविस्तार वाले में। अब हमें एक एक आपको बताना है। आपने चित्रों के प्रकार जान लिए, कौन कौन से चित्र मिलेंगे आपको। मुख्यतः यहाँ कई हो सकते हैं, लेकिन जितने आपको पढ़ने हैं वही हमने आपको बता दिए। ठीक है, यहाँ समंकों के चित्र में प्रदर्शन में आप चित्रों के प्रकार, एक विमा वाले जिन्हें 1 डायमेंशनल कहा जाता है। ठीक है, 1 डायमेंशनल में आपको मिल जाएंगे रेखा चित्र, दंड चित्र, बहुदंड चित्र। मुख्यतः आपको ये 3 ही पढ़ना है। मैं आपको स्तूप और अंतर्विभक्त भी पढ़ा दूंगा, कितने बन जाएंगे 5, द्विदिशा भी बता दूंगा 6। ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको द्विविमा या द्विविस्तार वाले जानने हैं। यहाँ पे आयत चित्र होता है, वर्ग चित्र होता है, और अन्य भी यहाँ पे कहे जाते हैं। ये अंतर्विभक्त भी इसमें आ जाता है। त्रिविमा वाले या 3 विस्तार वाले ये गोलाकार, घनाकार या बेलनाकार होता है। मानचित्र तो आप जानते हैं, मैंने अभी उदाहरण दिया, किसी भी मानचित्र के जरिए आपको समझाया जाएगा। चित्रलेख यहाँ आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको मुख्यतः इतने ही जानने हैं। तो चलिए हम आते हैं जो इस पूरे पाठ में आपको जानना है, एक एक करके। सबसे पहले एक विमा वाले, और एक विमा वाले में सबसे पहले हम आपको क्या बताना चाहेंगे? रेखा चित्र। ठीक है, रेखा चित्र, लाइन डायग्राम,
क्या कहा जाएगा? लाइन डायग्राम। अब 2-2 नंबर की चीज़ें शुरू, ठीक है। अगर 10 नंबर में आता है तो सारे इकट्ठे आ सकते हैं। हाँ, वो जो द्विदंड है, वो दंड चित्र है, वो 10 नंबर में आता है, बार डायग्राम, ठीक है। रेखा चित्र, रेखा चित्र जनरली क्या होता है? इसमें दिए गए आंकड़ों को एक पतली रेखा, अब ध्यान देना मैंने क्या कहा, इसमें दिए गए आंकड़ों, इस प्रकार के चित्र को बनाते समय रचना ऐसी की जाती है कि इसमें दिए गए आंकड़ों को एक पतली रेखा के जरिए दिखाया जाता है। ध्यान देना, फिर से मेरी बात सुनिए। जब हम इस प्रकार के चित्र की रचना करते समय एक मापदंड निर्धारित करेंगे, एक स्केल बनाएंगे। पूरी बात समझिएगा। रेखा चित्र, लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम। तो लाइन डायग्राम में हमने ये कहा कि सबसे पहले तो हम एक स्केल बनाते हैं, मापदंड। जब हमारा स्केल बन रहा होगा तो उस स्केल में हमें ये दिखाना होगा कि कहाँ तक हम पहुँचें, वो प्रश्न का आंकड़ा बताएगा। जैसे प्रश्न का आंकड़ा अगर ये दिखने में लग रहा है कि नहीं 10, 12, 14 तक ही सूचना दी गई है, तो हम आंकड़ा 15, 16 तक पैमाना बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। फिर जब कभी ऐसा होगा, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बेस पर ही मैं बात करूँ तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ एक है सीरियल नंबर ऑफ बिजनेसमैन, सीरियल नंबर ऑफ बिजनेसमैन। तो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सूचना है। फिर आगे इनके आंकड़े दिए गए हैं प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न में 5, 3, 7, 4, 6, 7, 4, 7, 4, 6, 7, 4, फिर 6, 3, 5, 6, 3, 5। अब यहाँ ऐसी सूचना दी गई है, इसको हमें लाइन डायग्राम में कैसे दिखाना पड़ेगा, ये आपका एग्जाम्पल हुआ। तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि इस प्रकार के चित्र को बनाते समय सबसे पहले हमें पैमाना निर्धारित करना होता है। अब पैमाना निर्धारित करने के लिए देखें यहाँ आंकड़े कितने तक पहुँचे हैं। सीरियल नंबर से तो कोई मतलब नहीं, आंकड़े देखिए कहाँ तक हैं। कुछ किसी के आंकड़े 5 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 6 हैं। मतलब सबसे लोएस्ट देख लो, सबसे हाईएस्ट देख लो। तो सबसे कम कौन सा दिख रहा है? 3, और सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? 7। मतलब सारे आंकड़े 3 से 7 के बीच में हैं। लेकिन अब 3 से जनरली हम शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू तो 1 से करेंगे। तो यहाँ हम स्केल निर्धारित कर रहे हैं कि 3 से 7 के बीच में रहना है। तो हमने क्या काम किया, अब ये रेखा एक, मतलब दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि भाई हमारी पटरी नहीं है, आपकी स्केल होगी, आप बेहतर तरीके से बना लीजिएगा। इसे हम x अक्ष बुलाते हैं, इसे हम y अक्ष बुलाते हैं, ठीक है। इतना खैर, इसे x और y ना भी बुलाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ना भी बनाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख ही दो, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर यहाँ पर हम दिखाएंगे नंबर ऑफ़ बिजनेसमैन, कितने बिजनेसमैन हैं, नंबर ऑफ़ बिजनेसमैन। और यहाँ हम दिखाएंगे प्रॉफिट अर्न। अब हम कुछ काम की बातें करते हैं। मान लो थ्योरी लिखने के लिए आ गया, तो क्या लिखोगे? तो थ्योरी लिखने का मसला यह है कि आप सबसे पहले ये डिसाइडेड करिए कि आपका पैमाना क्या होगा। तो पैमाना के लिए तो आपको आंकड़े चाहिए। वो आंकड़े न्यूनतम कितने हैं, अधिकतम कितने हैं, उनके बीच की दूरियां क्या हैं, उसी आधार पर हम पैमाना तय करते हैं। और ध्यान रहे, आप और आपका मित्र दोनों बगल बगल में आप बना रहे हो फिगर, दोनों का पैमाना अलग अलग हो सकता है। ये कतई नहीं है कि नहीं जो उसने सोचा वही मेरी भी सोच होनी चाहिए। वहाँ ये देखा जाएगा कि आपका चित्र किस तरह बना हुआ है, ठीक है। पैमाने सबके अलग अलग हो सकते हैं आपने एक का अंतर माना हो और सामने वाले ने कितने का अंतर माना हो, 2 का अंतर माना हो, ठीक है। तो किसी का चित्र छोटा और किसी का चित्र बड़ा हो सकता है, लेकिन उनकी दिशा कभी भी इफेक्टेड नहीं होगी, ठीक है। तो ये ध्यान देना होता है कि आप सबसे पहले पैमाना सेट करिए। तो पैमाना निर्धारित करने के लिए देखना होता है कि सबसे न्यूनतम आंकड़ा क्या है, सबसे अधिकतम आंकड़ा क्या है। उसी के आधार पर आप फिर बीच में देख लीजिए दूरियां कितने की हैं, तो आप पैमाना सेट कर दीजिए। जब पैमाना निर्धारित हो जाएगा तो ये चित्र जो दिखाए जाएंगे वो एक पतली रेखा के जरिए इनको दिखाया जाएगा। ध्यान रहे, एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। मतलब अब ये 10 बिजनेसमैन है तो सबके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही आप बनाइएगा। अब चूँकि हमारे पास पटरी नहीं है, आप नाप के बनाएंगे। सबके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए।
पहली चीज़। जब आप पैमाना निर्धारित करेंगे तो पैमाना निर्धारित करते समय भी सबके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ मैंने कहा न्यूनतम 3 है, अधिकतम 7, तो हम 1 से ही क्यों ना शुरू कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनको एक पतली रेखा के जरिए दिखाया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको एक पतली रेखा के जरिए दिखाया जाएगा। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मान लीजिए यहीं पे ये 15 16 20 तक पहुँचे होते थे, हम 2 2 का गैप बना सकते थे, 3 3 का गैप बना सकते थे। तो वो हमारी आंकड़ों के अनुसार पैमाने निर्धारित करने पे सोच पे जाता है। ठीक, हम अब इनको एक पतली रेखा के जरिए दिखाएंगे, लेकिन मेन बात यह है कि एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। और उस जगह भी आपका चित्र ये गलत काट दिया जाएगा। सपोज करिए आप चित्र बनाना शुरू किए और यहाँ आपकी पेंसिल की नोक एकदम पतली है और यहाँ पहुँचते पहुँचते आपकी पेंसिल की नोक मोटी हो गई, तो चित्र गलत काट दिया जाएगा। मतलब दोनों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए और रेखा की मोटाई भी एक बराबर होनी चाहिए। अब आपको लगा भाई ये संभव नहीं है, चूँकि ये कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह पे किया जाएगा तो एकदम बेहतर तरीके से सेम मोटाई निकाल लेंगे। आप पेंसिल वगैरह से कर रहे हैं तो ये आपको ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब फिर इनको आंकड़ों में दिखाया जाएगा। मेन चीज़ यही दो है, क्या, एक पतली रेखा के जरिए दिखाया जाएगा, एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की दूरी बराबर होगी और प्रत्येक रेखा की मोटाई भी समान होनी चाहिए। अब पहले व्यापारी ने कितना लाभ कमाया है, 5। तो पहले व्यापारी की प्रगति ऐसे 1 से सीधा हम उठाएंगे, कहाँ तक लेके चलेंगे, 5 तक, खत्म। फिर दूसरे व्यापारी की प्रगति कितनी है, 3, ऐसे। अब जब आप पटरी की सहायता से बनाइएगा तो आपका एकदम सीधी रेखा बनेगी। तीसरे व्यापारी का कितना है, 7। ठीक है, 7 पे जाके समाप्त कर देना। फिर ऐसे ही चौथे व्यापारी का कितना हो जाएगा, 4 पे आप रोक देंगे। पाँचवें व्यापारी का कितना हो जाएगा, 6 पे आप रोक देंगे। छठवें व्यापारी का कितना है, 7 पे आप रोक देंगे। तो ऐसा ही आप बनाते हुए चले जाएंगे और ये रेखा ही आपको बता देगी, यही रेखा चित्र कहलाएगा। ठीक है, अब आपको दिखने में ये आसान लग रहा है कि ये कम कमाए हैं, ये कम कमाए हैं, ज़्यादा कमाए, ये भी ज़्यादा कमाए, ये बहुत कम कमाए हैं। ठीक है, तो आपको दिखने में ही स्पष्ट हो जा रहा है। तो ये कहलाता है रेखा चित्र, याद रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं, बस ये रेखा चित्र समाप्त हुआ। अब दंड चित्र किसे कहते हैं, बार डायग्राम। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत अच्छे। हम इसी फिगर में बार डायग्राम भी बना सकते हैं, इसी क्वेश्चन में, या क्वेश्चन बदल भी सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम क्वेश्चन बदल भी सकते हैं। बार डायग्राम, चलिए क्वेश्चन बदल ही देते हैं। ठीक है, बार डायग्राम। बार डायग्राम, ध्यान देना बेटा, बार डायग्राम कैसे बनेगा। तो बार डायग्राम में यहाँ एक फिगर इन्होंने दिया है कि उत्तर प्रदेश, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। बार डायग्राम 2 तरीके से बनते हैं, एक सरल दंड चित्र होता है, ठीक है, सरल दंड चित्र होता है, और दूसरा होता है बहुदंड। पहले हम लिख लेते हैं भाई, हमें बताना है बार डायग्राम, हमें बताना है बार डायग्राम, जिन्हें हम दंड चित्र बोलते हैं। दंड चित्र, दंड चित्र 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल दंड चित्र होता है, सरल दंड चित्र, और एक होता है बहुदंड, मतलब जब एक से ज़्यादा हो। यहाँ सरल का मतलब क्या होता है, एक सूचना होगी, प्रत्येक बार के लिए एक एक सूचना होगी, उसी के आधार पर आप बनाएंगे। ये 2 तरीके से बनेगा, 2 तरीके से बनेगा। कैसे, एक तो वर्टिकल बनता है और एक हॉरिजॉन्टल बनता है। ठीक है, दोनों से कोई मतलब नहीं है, आप चाहे जो बना सकते हो, वर्टिकल भी बना सकते हो और हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो।
ठीक है, तो दंड चित्र अब आपने ये जान लिया। और यहाँ क्या होगा, बहुदंड, ये मल्टीपल होंगे, मतलब एक से ज़्यादा सूचनाएं आएंगी। जैसे मान लीजिए कि 3 विद्यार्थी हों ग्रेजुएशन के, एक बीए कर रहा हो, एक बीकॉम कर रहा हो, एक बीएससी कर रहा हो, तो उसके लिए आप जैसे एक ही छात्र के 6 सब्जेक्ट हों, 6 सब्जेक्ट के इसको स्कोर दिखाने हों, तो एक में इतना, एक में इतना, एक में इतना, एक में इतना, तो उसके लिए किस दंड चित्र का इस्तेमाल किया जाएगा, बहुदंड का इस्तेमाल किया जाएगा। एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तब वहाँ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बहुदंड का। अगर एक समय के लिए या एक बार के लिए एक ही सूचना इस्तेमाल की जाए तो वहाँ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सरल दंड चित्र का इस्तेमाल करते हैं। जान लिया। मैंने ये कहा जैसे एक वर्ष में केवल एक बार लाभ दिया हुआ है, खत्म। लेकिन जैसे अब कह दिया जाए कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जो एक साथ कई सूचनाएं दी जाती है, जैसे एक वर्ष में आपके आय, व्यय, शिक्षा, इन सब पर होने वाले व्यय को दिखाइए, तब उस जगह पे वो क्या कहलाएगा, तुरंत आपको एक से ज़्यादा सूचनाएं आपकी दिखाई जाएंगी, वहाँ पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे, बहुदंड का। जैसे जहाँ कंपैरिजन करना हो, मान लीजिए आपकी आय कितनी थी, आपके व्यय कितने थे, एक साथ दिखाना हो, तो केवल आय का अलग दिखाना हो, व्यय का अलग दिखाना हो तो आप सरल दंड चित्र दिखा सकते हो। लेकिन आय व्यय दोनों को एक साथ दिखाना हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, बहुदंड का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पर मैंने बता दिया बार डायग्राम। अब आपको सीखना है बार डायग्राम कितने प्रकार से होंगे, 2। एक सिंपल होता है, सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। सिंपल बार डायग्राम कितने प्रकार का होगा, 2, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। चलिए हम आते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, उसी क्वेश्चन को आधार मान लेते हैं। वर्ष, ईयर, वर्ष, और इधर दिया हुआ है प्रोडक्शन, ईयर और प्रोडक्शन। ईयर कितना दिया हुआ है, 2012-13, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, ठीक है, 2017-18 यहाँ तक दिया हुआ है। तो 2012-13 में कितना दिया हुआ है, 10.5, 2013-14 में कितना दिया हुआ है, 12.5, फिर 14, फिर कितना दिया हुआ, 17, फिर 15, और फिर कितना दिया हुआ है, 16, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको बार डायग्राम दिखाना है, तो पहली चीज़ तो यहाँ भी वही आधार लेने के लिए आप वैसे ही चलेंगे, एक रेखा इधर, एक रेखा इधर। पहले हम मापदंड तय करेंगे, तो यहाँ भी आप वर्ष दिखाइएगा, नीचे वर्ष, बेस, ठीक है, वहाँ बिजनेसमैन, नंबर ऑफ बिजनेसमैन था, यहाँ ईयर, बेस बन जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पे अब आपका प्रोडक्शन दिखाना है, क्या दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्शन, इधर आप प्रोडक्शन दिखाइएगा। अब प्रोडक्शन के लिए देखिए कहाँ न्यूनतम कितना दिख रहा है, 10, अधिकतम कितना दिख रहा है, 16। तो अब आप ऐसे ही गैप बनाए, अब एक एक से अगर आप गैप बनाते हो तो 16 लाइनें आपको खींचनी पड़ेंगी कम से कम। तो 2-2 का बना लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो यहाँ ये ध्यान देना होगा बेटा कि प्रत्येक के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, ये हमारा मापदंड कहता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ठीक। यहाँ ये मापदंड कहता है कि प्रत्येक के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। फिर हम यहाँ आते हैं वर्ष पे, फिर किस पे हम आते हैं, यहाँ वर्ष पे। वर्ष कौन सा दिया है, 2012-13, 2012-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, सबके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, सबके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर। जब सबके बीच की दूरी बराबर होगी तभी आप सॉल्व कर पाइएगा, अन्यथा आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, याद रखिएगा। मैंने मापदंड बनाते समय ये पहले ही कहा है कि सबके बीच की दूरी बराबर हो। ये तो बार डायग्राम में भी था, लाइन डायग्राम में भी था। अब आप इसे आगे कैसे, लाइन डायग्राम और बार डायग्राम में अंतर क्या होता है, तो ध्यान देना। बार डायग्राम का मतलब ये होता है कि एक मोटी रेखा दिखाई जाएगी, जनरली वो 2 लाइन में दिखाई जाती है और ऊपर से उनको बंद कर दिया जाता है, पैक्ट कर दिया जाता है। ऐसा अगर ये है तो ये लाइन डायग्राम है, और अगर ये है तो ये बार डायग्राम है, ठीक। तो इसे दंड बोलते हैं।
जो मोटी रेखा होगी उस मोटी रेखा को ही क्या बोला जाता है, दंड। और जब दंड के जरिए दिखाया जाएगा तो उसे दंड चित्र कहते हैं। तो ध्यान देना, प्रत्येक दंड के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, प्रत्येक दंड की मोटाई एक बराबर होनी चाहिए, कोई दंड मोटा या कोई दंड पतला ना हो। और जब ये दंड उठते हुए होंगे तो उन्हें हम वर्टिकल कहते हैं, उदग्र कहते हैं। और जब ये दंड ऐसे दिखाए जाएं, लेटे हुए दिखाए जाएं, तो ये क्या कहलाएंगे, हॉरिजॉन्टल कहे जाएंगे, क्षैतिज कहे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई। आसानी से ये आपको मिल जाएगा, चाहे आप वर्टिकल दिखाइए चाहे आप हॉरिजॉन्टल दिखाइए। ठीक, चलिए हमने मान लिया। मतलब यही चीज़ें आप क्या कर लेते हो, पलट के दिखाते हो, वो भी हम सिखा देंगे आपको। तो फिर बेस जो यहाँ आपका ऐसा था वो बेस यहाँ पे आपका हो जाता है। ठीक है भाई, जब चीज़ पलटेंगे ऐसे जाएगा तो बेस बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आते हैं हम 2012-13 के लिए, देखें इनके आंकड़े कितने थे, 10.5। तो ऐसे ही आप चलिए 2012-13 के लिए 10, भाई हमारी रेखा थोड़ी टेढ़ी हो गई। 2012-13 के लिए ऐसे ही आप आइए। ठीक है, चलो यहाँ हमने वन कर दिया। आप पटरी से करेंगे तो आपका सही होगा। अब यहाँ तक तो 11 हो जाएगा, हमें 10.5 कहा, मतलब इसके बीच में होना चाहिए। भाई 10 और 12 के बीच में तो जो आएगा एग्जैक्ट बीच में आएगा 11 होगा। अब 10 और 11 के बीच में जो आएगा वो 10.5 होगा, तो यहाँ तक होगा। और ये रहा दंड चित्र। और ध्यान देना, प्रत्येक दंड के बीच की मोटाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कि यहाँ, और ये नहीं कि जैसे यहाँ मेरा मोटा हो गया यहाँ पतला हो गया तो गलत हो गया। ठीक, आप जब बनाइएगा पटरी से बनाइएगा तो आपका एकदम सही बनेगा। प्रत्येक दंड हर जगह से उसकी मोटाई समान होनी चाहिए। फिर ऐसे ही आप आएंगे 2013-14 में 12.5। तो यहाँ से यहाँ तक आप चलिएगा तो ये भाई 12 तक आप पहुँचेंगे। फिर 12 से ऊपर वही चीज़ 12.5, फिर यहाँ पे ऐसे दंड चित्र बन जाएगा। ठीक है, अब 12 से 14 के बीच में 13 आएगा, 12 और 13 के बीच में 12.5 आएगा। ठीक, फिर आप आई जाएगा 2013 से 14 के बीच में, के बाद 2014-15 के बीच में 14। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे 14 तक पहुँच जाएंगे ये चीज़ें। और प्रत्येक के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर। तो मैंने क्लियरली ऐसे बता दिया कि एक दंड से दूसरे दंड के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और प्रत्येक दंड की मोटाई भी एक समान होनी चाहिए। और ये कौन सा दंड चित्र है, उदग्र। ठीक है, बढ़ता हुआ, नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ। और जब कभी यही सूचना ऐसे पलट के दिखा दी जाए तब कैसे, ऐसे देखिएगा, आपको यही सूचना कुछ ऐसे दिखा दी जाती। मान लीजिए हम थोड़े में ही, छोटे में ही आपको दिखाना चाहेंगे। आपको ये चीज़ें याद हो गई ना, अब आप पूरे का बना सकते हो। चलो यहीं पे दिखा देते हैं। ये था वर्टिकल। तो वर्टिकल के बाद आपको हॉरिजॉन्टल कैसा मिलेगा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के मिलने में ये होता है कि आपको अब ये जो इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी ऐसा, ये तो बेस बन जाएगा। ठीक है, और बेस बनने के बाद इधर ये आपका जो ये अचीवमेंट होगा ये दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन कहा था तो प्रोडक्शन, तो इधर ये बेस बन रहा है, तो बेस मतलब इधर क्या हो जाएगा, ईयर। और इधर आपका क्या दिखाया जाएगा, प्रोडक्शन। तो अब जैसे यहाँ 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 जो भी रहा हो, 12, 13, 13, 14, 14, 15 ऐसे दिखाया जाएगा, 15, 16 ये हो गया। फिर इधर आपका क्या दिखाया जाएगा, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन, तो अब देखिए यहाँ पे अब ये अचीवमेंट यहाँ पे दिखाया जाएगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 यहाँ पे। अब 2012-13 में कितना पहुँचा था, तो 2012-13 में अभी मैंने कहा था 10.5, यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो 2012-13 में पहुँचा था 10.5, ये 10 तक पहुँचे, ये 10.5। और प्रत्येक दंड के बीच की मोटाई भी क्या होनी चाहिए, बराबर। फिर ऐसे ही 2013-14 में क्या हो जाएगा, ये 2013-14 में था 12.5, यहाँ पे ऐसे 12.5, 12 से ज़्यादा 13 से कम। ठीक है, फिर आगे 2014-15 में कितना पहुँचा था, 14। ठीक है, ऐसे यहाँ पहुँच जाएगा 14 तक।
तो आप जब रेखा पटरी की सहायता से खींचेंगे तो एकदम बराबर पहुंचेगी। अब ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा हॉरिजॉन्टल और ये क्या कहलाएगा वर्टिकल। मतलब सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने हॉरिजॉन्टल दिखा दिया और दूसरा क्वेश्चन हमने वर्टिकल दिखा दिया। कंफर्म। तो बार डायग्राम आप सीख गए। बार डायग्राम का मतलब क्या होता है, एक जैसे मतलब एक सूचना आएगी, ध्यान देना मैंने क्या कहा, बार डायग्राम आप सीख गए। एक सूचना आएगी, उसको हम एक मोटी रेखा के जरिए दिखाएंगे, उसे दंड बोलेंगे। एक दंड से दूसरे दंड के बीच की दूरी बराबर होगी। तो मैंने बताया दंड चित्र आपने जान लिया। बार डायग्राम, दंड चित्र की विशेषता ये होगी कि कभी भी ये एक मोटी रेखा के रूप में दिखाए जाएंगे, प्रत्येक दंड के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक दंड की मोटाई एक समान होनी चाहिए। जो मोटी रेखा होती है उसे ही क्या कहा जाता है, दंड कहा जाता है। और इसे और आकर्षक बनाने के लिए इसने विभिन्न रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जो वो ग्राफ पेपर दिखाते हैं क्रिकेट मैच का, वो क्या था, दंड चित्र था, जिसमें इमारत जैसा दिखा देते हैं। और कहीं कहीं इन दंडों को आकर्षक भी दिखा दिया जाता है, इनमें बढ़िया डिजाइन बना दी जाती है, थोड़ी पतली रेखाएं ऐसे ऐसे कर दी जाती हैं, लेकिन वो सब होते हैं दंड चित्र ही। ठीक है। और ये आपने दो प्रकार के पढ़ लिए दंड चित्र, कौन कौन से। एक सरल दंड चित्र होगा जिसमें एक समय के लिए एक सूचना होगी और उसको हम चाहे तो वर्टिकल दिखा सकते हैं और चाहे तो हॉरिजॉन्टल दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दंड चित्र सरल के बाद आप कॉम्प्लेक्स पे आ जाइए, जटिल वाले, थोड़े कठिन वाले। ठीक है, मतलब बहुदंड, मल्टीपल। मल्टीपल अभी तक तो सिंपल पे थे, अब किस पे आ जाता है, मल्टीपल पे। मतलब एक साथ कई सूचना होगी। मल्टीपल, मल्टीपल आर कंपाउंड बार डायग्राम। मल्टीपल आर कंपाउंड बार डायग्राम। मल्टीपल आर कंपाउंड बार डायग्राम। तो मैंने पहले ही बताया एक से ज़्यादा सूचना होगी। जब एक से ज़्यादा सूचना होगी तो हम उनको कैसे दिखाएंगे, तो मतलब एक साथ एक समय के लिए कई होंगे। तो इनमें भी कहा जाता है डबल बार डायग्राम होता है, एक ट्रिपल बार डायग्राम होता है, तो कई हो जाता है। ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे, मल्टीपल आर कंपाउंड बार डायग्राम में एक हो जाएगा डबल बार डायग्राम। डबल मतलब एक साथ दो सूचना होगी, डबल। और एक साथ कितनी सूचना होगी, ट्रिपल, तो उसे क्या कहा जाएगा, ट्रिपल। ओ सॉरी, ये पहले में डबल आता है और दूसरे में क्या आता है, ट्रिपल आता है। ठीक है, तो जब एक साथ दो सूचना हो, जैसे मैंने अभी कहा था कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए आय की ही सूचना दी जाए, तो प्रत्येक वर्ष में वो आय 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 ही दिखाता चला जाएगा। लेकिन आय व्यय दोनों एक साथ दिखाने हो कि इस वर्ष उनकी आय व्यय ये थी, इस वर्ष उनकी आय व्यय ये थी, इस वर्ष उनकी आय व्यय ये थी, तो मतलब उनको प्रत्येक वर्ष के लिए कितनी सूचनाएं दिखानी होगी, दो। तो वो किस बार डायग्राम का प्रयोग करेंगे, डबल बार डायग्राम का प्रयोग करेंगे। और मान लीजिए उनके लिए तीन सूचनाएं दिखानी हो, तब जैसे एक कॉलेज ग्रेजुएशन का रिजल्ट बताना चाहे तो वो प्रत्येक वर्ष तो बीए का, बीएससी का, बीकॉम का, सबका बताएगा, तो वहाँ किस बार डायग्राम को प्रयोग करेगा, ट्रिपल। बात समझ आई मेरी। मैंने ये कहा कि अगर एक वर्ष के लिए या एक संबंधित बेस के लिए दो सूचना दी जाए, मान लीजिए पीछे जब क्वेश्चन पढ़े थे वहाँ पे एक समय के लिए एक सूचना थी, तो वो सिंपल कहलाया। अब एक समय के लिए कितनी सूचना होगी, दो। जब एक समय के लिए दो सूचना होगी तो उसे कौन सा, मल्टीपल में ही ये दोनों आ जाता है। मल्टीपल का अभिप्राय क्या है कि एक से ज़्यादा सूचना होगी एक समय के लिए, उसके लिए आप बार डायग्राम बनाएंगे। तो जब एक से ज़्यादा सूचना होगी उसके लिए आप बार डायग्राम बनाएंगे तो वो मल्टीपल में आता है। मल्टीपल में दो होते हैं, जब एक से ज़्यादा सूचना हो मतलब दो सूचना हो, तब वहाँ कौन सा बार डायग्राम इस्तेमाल किया जाएगा, डबल बार डायग्राम। और जब दो से ज़्यादा सूचना हो मतलब कितनी सूचना हो, तीन सूचना हो, तो कौन सा डायग्राम इस्तेमाल करेंगे, ट्रिपल। तो आइए हम पहले आपका डबल बार डायग्राम का एक बता देते हैं। जैसे वर्ष, जैसे यहाँ क्वेश्चन एक दिया है वर्ष, अब यहाँ पे दिया हुआ है वर्ष में, फिर एक लाइन दी हुई है विक्रय, सेल, और एक लाइन दी हुई है क्रय, परचेज। मतलब एक साथ एक वर्ष के लिए कितने आंकड़े दे दिए गए, दो। तो आप किस डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, डबल बार डायग्राम का। वर्ष, अब यहाँ वर्ष दिया हुआ है 2012 से शुरू है, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, ठीक है। और फिर यहाँ 180,
170 और कितना दिया गया है 180, 190, 180, 190, 184, 188। ठीक है। और फिर दूसरे वाले के लिए यहाँ क्रय 160, 155, 170, फिर कितना दिया गया है 175, 170, 172 ऐसा दिया हुआ है। अब इसके लिए हम कैसा डायग्राम बनाएंगे? तो ध्यान देना बेटा, सबसे पहले तो हमें पैमाना बनाना हो। अब हम किस पे हैं? डबल बार डायग्राम पे हैं। क्योंकि दो सूचना आ गई। जब दो सूचना आ गई तो हमें डबल बार डायग्राम बनाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ बेस में क्या बनेगा? ईयर, वर्ष। फिर यहाँ हमें सेल एंड परचेज दोनों दिखाना होगा। ठीक है। तो आप अमाउंट लिख सकते हो, अमाउंट लिख दिया। अब वो सेल एंड परचेज दोनों यहाँ हम अलग अलग दिखा देंगे। तो मान लीजिए हम ऐसा फिगर दिखाने चल रहे हैं। कैसा? यहाँ पे हमने बता दिया कि अगर हम ऐसा फिगर बनाते हैं एकदम, तो ये क्या कहलाएगा? सेल। और अगर हम ऐसा फिगर बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? परचेज। हमने फिगर को ही दिखा दिया कि हम किस तरीके से बनाने चल रहे हैं। सेल के लिए हम ब्लैंक छोड़ देंगे और परचेज के लिए हम उसमें लाइनिंग भी कर देंगे। ठीक है। अब आइए यहाँ पे वर्ष 2012, भाई जगह थोड़ी ज़्यादा रख लेते हैं, 12, 13, 14, 15 ऐसे ही आप बनाते हुए चले जाएंगे। मैंने पहले ही बताया सबके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आप जब स्केल से बनाएंगे तो एकदम बराबर बनेगा। तो 2012, 13, 14, 15 और भी आगे 16, 17 है। ठीक है, 16, 17 जो भी आगे बढ़ता चला जाएगा। अब हम आते हैं 2012 के लिए। पहला डायग्राम किसका बनाना है? सेल का। 180। अब ये देखिए 180, 170, 180, 190 ऐसे पहुंचा हुआ है। तो आप यहाँ जनरली कह सकते हो कि 150 तक हो गया। नीचे आप सॉल्व कर सकते हो, या 10, 20, 30, 40 ऐसे भी बना सकते हो। 18 लाइनें आपकी बन सकती हैं। 20, 40 बना सकते हो। 40, 40 आप बना सकते हो। इच्छा आपकी है। ठीक है। अगर मान लो हमने 20, 20 का बना दिया, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 10, 10 का बनाएं, हम 20, 20 का बनाएंगे। 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। तो आइए पहली बार के लिए कितना है? 180। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब भाई आप सीधी रेखा खींचेगा, हमारी रेखा थोड़ी टेढ़ी हो जा रही है। 180। ठीक। अब इसके लिए हमने एक दंड चित्र बना दिया। अब ये बन गया किसका? सेल का। अब ऐसे ही परचेज का बनाना होगा। उसी वर्ष के लिए परचेज कितना है? 160। यहाँ परचेज का बन गया 160। मतलब दोनों एक साथ, एक वर्ष के लिए दोनों एक साथ बन गए। अब चूंकि जब आप बनाइएगा तो आपका ये बराबर होना चाहिए जगह, तो मैंने पहले ही बताया कि बराबर होना चाहिए। तो अब ये दोनों, लेकिन इसका फिगर हमने कैसा बनाया था? ऐसा कहा था, ये इसमें लाइनिंग कर देंगे परचेज वाले में। बस अलग दिखने लगा दोनों एक दूसरे से। तो जब दोनों एक दूसरे से अलग दिखने लगा, एक सेल का हो गया और दूसरा क्या हो गया? परचेज का हो गया। ठीक है। तो अब ये जो ब्लैंक छोड़ दिया गया है वो सेल का दिखाएगा, जो ब्लैंक छोड़ दिया गया है वो सेल का दिखाएगा, और जो ब्लैंक नहीं छोड़ा गया है वो किसका दिखाएगा? परचेज का दिखाएगा। हो गया। अब ये एक साथ कितने दंड बना दिए गए? 2। रूल वही होंगे कि प्रत्येक दंड के बीच की दूरी बराबर होगी, प्रत्येक दंड की मोटाई एक समान होगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी एक तरफ से, याद रहेगा। ऐसे ही दूसरी वर्ष कितना है? 170, 155। तो ये रहा 170, यहाँ कहीं होगा 170। ठीक है, 170 ऐसे ही आप बना दिए। ये हो गया सेल का। परचेज का 155 है तो यहाँ कहीं होगा 155 ये। ठीक है। अब फिर वही चीज़ें, इसको लाइनिंग देते हुए आप चले जाइएगा। ठीक है। आप अच्छे से लाइनिंग दीजिएगा। हमने तो ऐसे बना दिया भाई, खिलवाड़ कर दिया, क्योंकि हमारा टारगेट है आपको समझाना। आप समझ गए, मेरा काम संपन्न। ठीक है। तो ये देखिए, ये बन गया क्या? दंड चित्र। और ये कौन सा दंड चित्र है? डबल। अगर ऐसे ही 3 सूचना दे दी जाए तो मान लीजिए यही एक सूचना और दो जोड़ दी जाती, क्या कि सेल है, परचेज है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे तुरंत एक चीज़ और यहाँ बढ़ा दिया जाता, प्रॉफिट। एक चीज़ और बढ़ा दिया जाता, प्रॉफिट। अब उसके लिए हम ऐसे चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए हम ऐसे चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। याद रहेगा। ऐसे ऐसे आप बनाते हुए चले जाइएगा।
प्रॉफिट। मतलब एक साथ एक समय में कितनी सूचना मिल गई? 3। तो जब एक साथ एक समय में कितनी सूचना मिल गई? 3, तो वहाँ हमें उसको दिखा देना होगा प्रॉफिट। तो वो क्या कहलाएगा? ट्रिपल बार डायग्राम। मतलब एक वर्ष के लिए कितनी सूचना मिल गई? 3। तो आपकी किताब में यहाँ दिया हुआ है एक विद्यालय है, इसे बहुगुणी दंड चित्र भी कहा जाता है। तो एक वर्ष के लिए कितनी सूचना मिल जाएगी? 3 सूचना। मतलब एक बेस के लिए 3 सूचना मिल जाएगी। तीनों का हमें अलग अलग बार डायग्राम बनाना होगा। तो जब तीनों का हमें अलग अलग बार डायग्राम बनाना होगा तो एक के लिए हम कोई अलग फिगर बना देंगे, दूसरे के लिए कोई अलग फिगर बना देंगे, तीसरे के लिए अलग फिगर बना देंगे, तभी तीनों में अंतर हो पाएगा। ठीक है, नहीं तो तीनों में अंतर नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसे ही बनाते हुए चले जाइएगा, वो ट्रिपल बार डायग्राम कहलाता है। याद रहेगा? तो आप बिल्कुल अच्छे से मन लगाकर आप इनको तैयार कर सकते हैं। फिर आपको अंतर्विभक्त, प्रतिशत, स्तूप ये सब पढ़ाना है, वो हम आपको अगली क्लास में बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप अगर नए जुड़े हैं तो हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।